तो आपको यह समझने की जरूरत होगी कि यह सिर्फ तेल का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। अब अगर हम बात कर पाते हैं, अगर हमारे पास इतना तेल है तो हम इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? जो सबसे बड़ी चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और वो है टेक्नोलॉजी। द बिगेस्ट थिंग इज टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, ये बहुत ही हाई क्लास टेक्नोलॉजी होती है, और अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाहता है कि कई देशों के पास ये टेक्नोलॉजी ना पहुंचे। अगर आप जीएसएलवी के बारे में जानते होंगे, हमारे स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भाभा साहब, इन लोग महान पुरुषों की वजह से आज भारत में ये हमारे पास पीएसएलवी, हमारी स्वदेश जो है अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है। लेकिन अमेरिका ने हमें जीएसएलवी हासिल नहीं करने दिया। आज से कई साल पहले रशिया हमें जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी हैवी पेलोड भेजने की क्षमता में देना चाहता था। अमेरिका ने वीटो लगा दिया, भारत को टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और यह कहा कि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा। कोई बात नहीं, तुमने हमें रोक दिया, हमने तो बनाया ना। आज हम बेटा तुम्हारे तक भी पहुंच सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आज भारत के पास अपना खुद का जेट इंजन नहीं है, और ऐसा नहीं है, ये ब्रिटेन के पास है, रोल्स रॉयस के पास है, अमेरिका के पास है, भारत को नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात है, भारत के लोग, भारत के जो ब्यूरोक्रेसी, भारत की जो नेतागिरी है, उसने भी भारत के इंजन को डेवलप नहीं होने दिया, फंड नहीं दिया उसको। नहीं तो भारत की तकनीकी आज पूरी दुनिया में तूती बोलती है, हम बहुत पहले ये इंजन बना चुके होते। हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारे इतिहास से कोई मतलब, हमारे पास एक गौरव है। आप कह सकते हैं इतिहास आपका ऐसा है वैसा, आपका जो मन में आए कहिए, लेकिन इतिहास हमें प्रेरणा तो देता है। हम कह सकते हैं हम पुष्पक विमान बना चुके, आप कहेंगे मिथ था, ये था, कोई बात नहीं, प्रमाण लेकर आओ। हमने कहा हमारे पास विमान शास्त्र था, आप कुछ भी कह लो, लेकिन हम भारतीयों के मन में एक प्रेरणा तो है कि हाँ वो कर सकते हैं, हमारे पास था, हम अतीत के गौरव को लेकर आ रहे हैं। आज हमने उस समुद्र मंथन को अपना एक प्रेरणा तो बनाया कि हाँ हमने बचपन से कहानियां सुनी थी, अब हम उसको कर सकते हैं। हम समुद्र को मथ डालेंगे, निकालेंगे अपने लिए खुद का ऑयल और जो है गैस। अब यहां पर बात है कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मान लो फाइटर जेट का इंजन है, तो जो F414 इंजन के लिए हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं देता, वो कहता हम तुम्हें एक पेच नहीं देंगे, जो लेना है पूरा बना बनाया ले लो। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न करता है, न किसी कंट्री को करने देता है, उनको समूह बना लेता है। राइट? वॉइस क्लियर है आप सभी को? एम ऑडिबल? गुड। तो ये विदेशी निर्भरता का सच है। गुड। अगला है, ये बहुत जटिल और बहुत जोखिम भरा है, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने रिमोट सेंसिंग इतना जबरदस्त कर लिया, 3D मैपिंग कर लिया है, आज हमें सीस्मिक वेग की जानकारी है। तो जो ये डीप वाटर ड्रिलिंग है, बहुत हाईली रिस्की है, बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक है, और इसके लिए न सिर्फ भारत की बहुत हाई सोफिस्टिकेट, फॉरेन की भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, विदेशी सहायता की हमें जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आके पूरी दुनिया में क्यों घूमते रहे 5 साल शुरुआत में, क्योंकि वो एक विजन के साथ आए थे। उन्हें पता था तुरंत कुछ नहीं मिलेगा, हमें जापान के पास जाना पड़ेगा, हमें ऐसे देशों के पास जाना पड़ेगा जो अभी भी अमेरिकी प्रभाव से दूर हो सकते हैं, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जो भारत की प्रगति में हिस्सेदारी कर सकते हैं। और विश्वास पैदा होने में सालों लग जाते हैं। जब भारत भी उनके प्रति एक सुरक्षा का भाव, एक जो है मैत्री भाव रखेगा, तब जाकर ये भयानक टेक्नोलॉजी, उनको पता है कि ये टेक्नोलॉजी अगर पहुंच गई तो भारत की प्रगति रातों रात हो जाएगी। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी एक, जिसे कहते हैं सोवरेन फॉरेन पॉलिसी लेके चलना। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको भी पता है कितने डॉक्यूमेंट्स हैं कि यही रशिया, यही अमेरिका, यही ब्रिटेन हमारी फॉरेन, हमारे कैबिनेट में बैठ के डिसीजन कराते रहे। ये सारी जो है बुक्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है पब्लिक डोमेन में। सबसे बड़ी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, स्वदेशी बौद्धिक संपदा। चूंकि अमेरिका सबसे बड़ा हथियार मिसाइल्स नहीं रखता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखता है। वो सभी चीजों का पेटेंट कराकर आपको न्यायालय में घसीट ले जाएगा। तो आपको बौद्धिक संपदा की जरूरत पड़ेगी। इसने बहुत पहले WTO में हथियार बना लिया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। आप करने जाइए, वो कह गए तो मेरी टेक्निक है, निकालो, वापस करो, नहीं देंगे तुम्हें, इसका हमें चार्ज दो, हमें हिस्सेदारी दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारी पूंजी लगाकर हमें विदेशी तकनीक लानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे भारतीय इंजीनियर तैयार करने पड़ेंगे, सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, जो भारत में स्वदेशी
इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जनरेट कर सके, ताकि कोई विदेशी कल को ये ना पहुंच के कहे हमारी तकनीक है, या विश्व बैंक में जाकर या वर्ल्ड के कोर्ट में जाकर वो कह दे कि भाई भारत का ये प्रोजेक्ट बंद करा दो, क्योंकि ये शक्तियां करेंगी। जब हम एक एटॉमिक पावर प्लांट लगाते हैं कुडानकुलम का, तो विदेशी शक्तियां मिलकर यहां पर उसको धरने कराती हैं, उसको रुकवाने की कोशिश करती हैं। हम जब एक डैम बनाते हैं तो इनकी छाती पे जो है वो सांप लौटने लगता है, और ऐसी कंडीशन में भारत अपने दम पर ऊर्जा पैदा करने जा रहा है, तुम्हें ये करने देंगे? कभी नहीं करने देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब ये बार बार बात आती है तो यहां हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता में कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की, आज फंडिंग जमा करनी शुरू की, आज वो समझ में आ रहा है कि वो कैपेक्स में लगाना चाहती, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये जो नेता आके हम तुम्हें ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, आज भारत के पास इतना पैसा है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश इस काम के लिए दे सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न आएगा नहीं आएगा ये अनसर्टेन है। एक तरह से ये एंजल इन्वेस्टिंग कहा जाएगा, ये जोखिम पूंजी है। तो यहां पर ये जो शील्ड का काम करती है वो पॉलिटिकल विल करती है, पॉलिटिकल विल और भारत की जो क्षमता है। तो ये जो पॉलिटिकल विल है कि जब वो वैज्ञानिकों से कहती है, टेक्नीशियन से कहती है, हम खड़े हैं यार, हम खड़े हैं, कुछ भी होगा हम झेलेंगे, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करो, कोई नुकसान होगा हम झेलेंगे। तो देश की जनता के अंदर क्या आ जाता है, वैज्ञानिकों के अंदर, इंजीनियर्स के अंदर। जब प्रधानमंत्री जाते हैं और इसरो के हेड जो उनके जो है कंधे पर सर रख के रोने लगते हैं, वो कहते हैं अरे हो जाएगा यार। तब वहां पर वैज्ञानिक को लगता अरे भाई पॉलिटिकल जो दुनिया भर की आलोचना, वो एक वैज्ञानिक व्यक्ति है, वो ये दुनिया के ताम झाम नहीं जानता। मीडिया तो किसी का भी छीछा लेदर कर दे, पॉलिटिकल पार्टी किसी का भी छीछा लेदर कर दे, तो वो जब खड़े होकर कहते हैं यस मैं हूं ना, तब वहां पर उनको लगता है अरे भाई जब मेरा राष्ट्र मेरे साथ खड़ा है तो चलो कोई बात नहीं। और करके दिखाया हमने, दोबारा किया और अच्छा किया। तो ये वो दीवार है। और इसके साथ केवल पॉलिटिकल विल नहीं, इसके साथ होती है भारत की सुरक्षा एजेंसीज, जो सुरक्षा इंटेलिजेंस की, ठीक है पॉलिटिकल तो खड़ा है, लेकिन कुछ भी अगर अंदर होगा, दुश्मन सीधे रास्ते से नहीं आएगा, दुश्मन सीधे हमला नहीं करेगा, वो टेक्नोलॉजी डिफ्यूज करेगा, वो साइबर अटैक करेगा, वो किसी तरह का जो है बवाल करेगा। हम खड़े हैं, हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी हम नेस्तनाबूद कर देंगे, हम उस मॉड्यूल को मार देंगे। तो पिछले 10 सालों से हमने क्या किया, भारत के अंदर उपद्रव करने वाले एक एक इंसान को धीरे धीरे निपटाना शुरू किया। आज आजाद भारत के इतिहास में छोटी सी घटना हो सकती है, एक अमेरिकन इंटेल CIA के बंदे को हमने पकड़ा है और उसको लंगड़ाते हुए लेके चला है। ये कभी हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी एशियाई कंट्री में किसी अमेरिकन नागरिक को पकड़ ले और CIA का एजेंट, बहुत बड़ी बात है, और उसको हाथ लगा दे। पूरी एम्बेसी अमेरिका को उतर आती है, भयानक डिप्लोमेटिक दबाव। 11 दिन तक हमने रखा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो दुनिया को हमने बता दिया कि हम अपनी पर आ गए भाई, अपनी पर आ गए, घुमा दिया उसको। जब वो उसकी दूसरी वीडियो आई तो वो लंगड़ा के चल रहा था। अब क्या किया होगा हमने उसके साथ, और अमेरिका को बता दिया देख भाई बराबरी पे बात कर। मार्को रूबियो जब आया हमने कहा बराबरी पे बात करते हैं। अब वो भारत नहीं है कि एक अमेरिकन नागरिक हो गया, पूरी एम्बेसी ने आंख दिखाई और हम जी हजूर जी हजूर। अरे साहब बताइए कहां से हम लेके जाए। उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था मुख्यमंत्री कौन था। जाइए नेट पे सर्च करिए, और भोपाल गैस कांड करने वाला वो गुनहगार, उसको किसने जहाज पे बिठाकर, कौन प्रधानमंत्री था उस समय भारत पे, जहाज में बिठाकर अमेरिका उसको भेजा कि कहीं भारत की धरती पर ये फंस ना जाए, इसको फांसी हो जाएगी, इतना जघन्य अपराध किया था। कौन था उस समय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का और कौन था भारत का प्रधानमंत्री, जाके आप इतिहास की किताबों में सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। और भोपाल गैस कांड के उन मासूमों का जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, बात लोग करते हैं, किस हिसाब से बात करते हैं, ये सोचने वाली बात है, इसको आप समझिएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये परिवर्तन का काम है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जो समुद्र मंथन का अंतिम परिणाम क्या हो सकता है, कैसे भारत को ये ग्लोबल सुपर पावर बना सकता है, कैसे इसको सुपर पावर में कन्वर्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात एनर्जी सोवरेनिटी, ऊर्जा सुरक्षा जिस दिन हमारे पास आ गई हम वैसे शेर की तरह दहाड़ेंगे। इसने हमारी गर्दन दबोच रखी है, हम लड़ नहीं पा रहे किसी से। तो तेल निकालने का प्रोजेक्ट नहीं है, भारत की पूरी एक जिसे कहते हैं ना ऊर्जा की हमारी आजादी है, हमें अभी वो फ्रीडम मिली नहीं है। दूसरा एक अभेद्य सप्लाई चेन बन जाएगी, हम अपना ही जो है ऑयल निकाल पाएंगे। बाहर बहुत बड़े बड़े मार्केट हम अपने पड़ोसियों को बेच सकते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा बाजार है। और अगर आत्मनिर्भर हो गए एनर्जी सेक्टर में तो कोई दुश्मन देश हमें कूटनीति में झुका ही नहीं पाएगा। किस बारे में तुम आओगे यार, किस बारे में बात करोगे। हमारी डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा, तुम अगर सीधे सीधे घुसोगे हम तुम्हें उड़ा देंगे। ओशिन में हमारा दबदबा है, अंडमान में हम जाके बैठ गए, जाओगे तो कहां जाओगे।
लेकिन एक ऐसी नब्ज थी जिसको जरा सा दबाव छटपटा जाते थे। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक अनस्टॉपेबल पावर हमें बनने के लिए इस तरह की रणनीति की आवश्यकता रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले दशक में ये दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था अगर हमें बनना है, और अर्थव्यवस्था बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक अभेद्य शक्ति हमें बनना है। हम अर्थव्यवस्था बन जाए, जापान बहुत आगे गया और किसी दुश्मन ने आके हमें नेस्तनाबूद कर दिया, फिर उस अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे? तो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी उसी हिसाब से बना के रखनी है कि हम अभेद्य हो जाएं, हम ऐसी पावर बन जाए कि हमें आंख दिखाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये रहा पूरा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताना, जुड़े रहना। मैं हर दिन करंट अफेयर्स का ये टॉपिक लेकर आऊंगा, एक नए नए टॉपिक के साथ जुड़ता रहूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, एक ऐसा चीज है जिसमें हर देशवासी को जानना चाहिए। और अगर हम इसको सक्सेसफुल, अगर नहीं, हमें करना ही होगा, हमें साथ खड़ा होना होगा। हम वो अभेद्य दीवार हैं, हमें वैज्ञानिकों को जो है इसमें समर्पण के साथ काम करना होगा, हमें क्षुद्र राजनीति से निकलना होगा। हमें समझना पड़ेगा कि अभी हरमुज ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, हमें सिखा दिया कि युद्ध हमारा नहीं था, ना हम युद्ध में डायरेक्टली थे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी। हमारी महंगाई, जो हमने सालों से चीजों को बैलेंस करके रखा था, सब तबाह कर दिया। तो ये दुश्मन बिल्कुल, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सर पर आकर बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है काम, हमें इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए दुआएं करनी चाहिए, हमें विश करना चाहिए, हमें इसके बारे में प्रसार करना चाहिए कि भारत के सामने क्या चुनौतियां नहीं है। प्रकृति ने हमें भर भर के दिया इस जम्बूद्वीप को, इस आर्यावर्त को, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमारी क्षुद्र राजनीति, हमारी छोटी सोच, आयात पर निर्भरता, ये जो इनपुट आउटपुट में मिलने वाला जो कमीशन, इसने हमें बहुत कमजोर करके रख दिया था। लेकिन अब समय आ गया है कि उन सभी चीजों में जिसके लिए आजादी के बाद जो हमें छलांग होनी चाहिए थी, हम वापस वो छलांग मार सके। मैंने हमेशा कहा था, किसी भी राष्ट्र की चेतना कभी विलुप्त नहीं होती, चेतनाएं सिर्फ सुप्त होती हैं। हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस गायब नहीं हुई है, इरोड नहीं हुई है, वो सिर्फ दब गई थी, वो वक्त की धूल के नीचे दब गई थी। वो फिर से जागृत हो रही है और जागृत होगी। जब वो जागृत होती है ना, तो फिर वो तुम्हारा मैथमेटिक्स 1+1 भारत को इतने साल लगेंगे, वो गायब हो जाता है। वो अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त धीरे धीरे इस सुनहरी तस्वीर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। भारत माता की जय। इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और क्लास कैसी लगी बताना, एनालिसिस कैसा लगा बताना। ये सेगमेंट मैं आप लोगों को दे दूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी उपलब्ध हो जाएगा, 828589। मैं यहां लिख देता हूं और आपकी क्लास में मैं इसको अपलोड करा दूंगा। जो लोग ऐप पे क्लास देख रहे हैं, राइट, ये रहा नंबर 8285894079। आप इसको देखिए, पढ़िए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा और आपके ऐप पे ये रहेगा। तो प्रतिदिन आपको ये अगर एनालिसिस चाहिए, हर घर आईएएस के सपने के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेंटरशिप के सपने के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। भारत माता की जय। जुड़े रहिए। और अभी जो लोग इस महामुहिम में नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएं, तैयारी करें, अपने और अपने पेरेंट्स का भविष्य बदल कर दिखाएं। थैंक यू।